हाँ, मैं सारा जो भी मैंने कल पढ़ाया था मैं आज उसको रिपीट करूंगी और हम आगे भी और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में आज हम जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनके बारे में देखेंगे। बेटा मोल कंसेप्ट तो अभी शुरू हुआ है, अभी तक तो 9th क्लास का चल रहा था, अभी तक बेसिक चल रहा था 9th क्लास का। जो 11th का मोल कंसेप्ट है वो एक बड़ा चैप्टर है, इसीलिए उस मोल कंसेप्ट को जो मोल चैप्टर है, ध्यान से सुनना, जो मोल चैप्टर है इट इज अ बिग चैप्टर, ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, जिसपे आपका पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में और पढ़ाने में कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। अभी तक जो आपने पहले पढ़ा, अभी तक 7-8 क्लास में जितनी भी चीजें पढ़ी है आपने, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, वो बेसिक्स था 9th क्लास का, ठीक है। आज से या आप कह सकते हैं कल के क्लास से हमारा स्टार्ट हुआ है मोल 1, ठीक है। मोल 1 में हम देखेंगे कि जो मोल 1 मैं पढ़ाऊंगी आपको, हम उसमें मोल्स से रिलेटेड टर्म्स या रिएक्शन से रिलेटेड टर्म्स या कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें देखेंगे। और जो सेकेंड पार्ट है मोल 2, जो कि आपने कल थोड़ा सा पढ़ा होगा, दैट इज इक्विवेलेंस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको सर पढ़ाएंगे और ये वाला मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है हमारा मोल्स, इसका डिवाइड एंड रूल हो गया है। ये वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगी, ये वाला पार्ट सर पढ़ाएंगे और ये वाला पार्ट आपका अब स्टार्ट होगा। नोट्स मिक्स हो जाएंगे तो एक काम करो, आपकी कल की क्लास कितने बच्चों ने लगाई थी? मतलब ऑलमोस्ट बच्चों ने लगाई थी कल की क्लास सर वाली, ठीक है। सर मोल 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सर ने जो पढ़ाया ना, आप क्या करो, आपका जो नोटबुक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो सर का जो चैप्टर होगा ना उसको मोल 2 से स्टार्ट करना, ठीक है। नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना सर का वो एक बार देख लेना आप, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर ने। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देख लेना, ये जो सर ने एक ही लेक्चर तो लिया है, वो भी मुझे लग रहा है 40-45 मिनट्स का लिया है, तो वो लेक्चर देख लेना। और अभी तक जो मोल कंसेप्ट में जितना चला वो पुराना बेसिस था, हमारा बेसिस हमने पहले क्लियर किया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब हम मोल 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोल 1 और मोल 2 में देखो, मोल 1 जो होता है ना उसमें आप वेट जो होता है, जो रिएक्शन का वेट होता है या वॉल्यूम होता है, उससे क्या करते हो, देखो वेट के बेसिस पे आप क्या करते हो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब जो वेट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं हम सब्सटेंस का, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है वो मोल 2 में होता है। ग्रेविमेट्रिक मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब समथिंग रिलेटेड टू वेट, वो होता है मोल 1 में, ठीक है। वो आपको डिफरेंस समझने की जरूरत नहीं है, हमने इजी करने के लिए चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करे। बेसिकली वो एक ही चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यस्टरडेज रिवीजन। यस्टरडे की क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो एवरेज एटॉमिक मास और एक एवरेज मोलर मास। तो एवरेज हमने कैसे लिया था, सिंपली एवरेज एटॉमिक मास हमने देखा था किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए। एवरेज एटॉमिक मास जो हमने देखा था वो देखा था कि अगर देखो एलिमेंट्स कैसे होते हैं नेचर में, अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आइसोटोप का अलग अलग परसेंटेज होता है, तो उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका जो हमारे पास मास आता है वो क्या होता है, एक एवरेज मास होता है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स दैट देयरफॉर इट इज एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और हमने उसमें बोरॉन वाला क्वेश्चन देखा था। जैसे बोरॉन वाला क्वेश्चन में क्या था कि बोरॉन जो होता है वो नेचर में 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। एक तो बोरॉन 10, मतलब एक बोरॉन जिसका मास 10 होता है और एक बोरॉन जिसका मास 11 होता है, ठीक है। और जो 10 वाले का परसेंटेज है वो 20% है और 11 वाले का परसेंटेज 80% है। तो अब यही पूछता है आपको क्वेश्चन में कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। कल की क्लास में फटाफट समराइज कर रही हूं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, जो 20% वाला है वो कितना है, 10 है, और 80% वाला कितना है,
11 है। तो जाहिर सी बात है इसको अगर हम देखो ऑप्शन के थ्रू भी अगर जाएंगे तो ऑप्शन आएगा आपका कि 10.2, 10.5, 10.8 और 11। मान लो ये ऑप्शन है आपके पास, तो आपको इतना तो पता है कि क्या होगा, ये जो आंसर होगा वो 80% के ज्यादा नजदीक होगा और 10 और 11 के बीच में होगा। तो 10 और 11 तो हो नहीं सकता, ठीक है, और 11 के नजदीक होगा मतलब 10.8 होगा, 10.2 तो हो नहीं सकता। और अगर मैं बोल दूं कि ये 50-50% एग्जिस्ट करता है, 50% 50%, तब क्या लेते आप, इन दोनों का एवरेज लेते, सिंपली एवरेज लेते, तब आंसर ये होता। लेकिन मैंने क्या बोला था कि 20% एंड 80% है, तो ऑप्शन से भी जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आप होंगे ना, आप ऑप्शन से ही करना है ये सारे क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 10. फिर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्म जो हमने कल देखा था वो था एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास इज नथिंग बट द मोलर मास। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस गिवन है तो उस मिक्सचर का जो मास होगा वो क्या होगा, वो जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी कंपाउंड्स उस मिक्सचर में हैं, उन सबका मास का एवरेज होगा। और एवरेज मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, तो हमने क्या ले लिया, एवरेज मोलर मास ले लिया। तो जो वेट होगा हम क्या लेंगे, जितने भी सब्सटेंसेस है उन सबका वेट, मतलब टोटल वेट अपॉन टोटल मास, है ना। ऐसे ही हमने निकाला क्या, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मोलर मास। एक हमने क्वेश्चन किया था किसमें, कि H2 और CH4 का मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, और ये इनका क्या है, इक्वल मोल्स हैं, वी हैव इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। तो हमसे पूछा था कि इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा। तो कल वाली क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था, फिर से सॉल्व करके बता दो, ठीक है, 9 आंसर आया था। बस महक पढ़ रही है क्या क्लास में, ओ महूजा, वेरी गुड, 9 आया था। और ये 9 क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस 9, दिस 9 इज द एवरेज। एवरेज किसका, इसका मास है हमारे पास 2, ठीक है, और इसका मास है 16। और ये क्या है, जो 9 है अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इसका एवरेज है ना। 2 + 16/2, 18/2। मतलब मैं सिंपली ये कह सकती हूँ, जब भी एक मैं रूल बना सकती हूँ, नोट करके एक रूल लिख लो नीचे, कि व्हेनेवर इक्वल मोल्स आर गिवन, इक्वल मोल्स जब भी गिवन होगा तो एवरेज मोलर मास क्या होगा, उसके मोलर मासेस, अलग अलग के मोलर मासेस का सिंपल एवरेज होगा। तो हम क्या लेंगे, सिंपल एवरेज, देन एवरेज लेंगे हम सिंपल, ठीक है, देन वी हैव टू टेक सिंपल एवरेज। अगर इक्वल मोल्स गिवन है, अगर देखो मेरे पास है O2 और N2, इफ आई हैव O2 एंड N2 इक्वल मोल्स ऑफ O2 एंड N2, तब इसका क्या हो जाएगा, आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, आपने सिंपली इसका एवरेज ले लेना है। इसका मास कितना होता है, 32, और इसका मास कितना होता है, 28। जब मैंने बोला इक्वल मोल्स, आपने क्या लेना है, इसका एवरेज ले लेना है। कितना होगा इसका एवरेज, जल्दी से बताओ, 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं, ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। अगर मैं एयर की बात करती हूं तो एयर में मेजरली क्या क्या होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एयर, ठीक है, तो एयर में मेजरली क्या क्या होता है, हमारे पास 2 चीजें होती हैं, O2 एंड ये देखो CO2। महक, CO2 थोड़ी ना होता है, CO2 तो 1% होता है, 0.05% होता है, ठीक है। O2 और N2 मेजरली होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब तो हम मर ही जाते, है ना। O2 एंड N2 है, O2 का मास कितना है, 32 ग्राम, और N2 का मास कितना है, 28 ग्राम। आपको पता है मेजर O2 और N2 में भी ज्यादातर मेजर कौन होता है,
अगर O2 और N2 का देखें तो N2 मेजर होता है और कितना होता है 72%, है ना, और ये कितना होता है आपका 28%। अब जो मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ एयर, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एयर, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इन दोनों का एवरेज मोलर मास पूछ रही हूँ, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कितने कितने परसेंट ये एग्जिस्ट करते हैं और ये इनका हमें मास भी पता है, तो क्या हम एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं इसका? तो चलो निकाल के बताओ। चलो 78 ले लो, 78 ले लो और इसको 22 ले लो, वैसे 72 ही होता है। चलो बताओ, अगर मैं सिर्फ O2 और N2 को कंसिडर कर रही हूँ एयर में होता है, तो व्हाट विल बी द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर? इतना तो आपको पता होगा कि जो भी मास होगा किसका, एयर का, वो किसके किसके बीच होगा, जल्दी से बताओ किसके किसके बीच होगा? वो 28 से तो बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूं कि ये कितना है, 78% है, ये हमारे पास 78% है, तो जो एवरेज आएगा, अगर ये 50-50% होता, ध्यान से सुनना, अगर ये 50-50% होता तो कितना होता है इसका मास? हाँ 28.8 या 29 अप्रोक्सीमेटली आंसर है। अगर 50-50% होता तो इसका मास कितना होता? 30, लेकिन 50-50% नहीं है, मतलब अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि एम एयर, इसका परसेंटेज जानने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो मास होगा एयर का वो 28 से 30 के बीच में होगा। ठीक है, और आपका एक ऑप्शन पक्का गिवन होगा 28 से 30 के बीच में, आपको इतनी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 28.88 राइट आंसर। समझ में आ गया एवरेज मोलर मास का कंसेप्ट? यहीं तक पढ़ा था हमने कल की क्लास में, है ना। अब देखो, अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो कल दूसरा वाला क्वेश्चन कराया था इक्वल मास ऑफ H2N मीथेन वाला, वो क्लियर था। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज हम ऐसे निकालेंगे, देखो 22% हमारे पास क्या है, O2 का है, मतलब 32 ग्राम है, प्लस 78% क्या है, 28 ग्राम। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है आपका यूजुअल मेथड जो आप कर रहे हो पूरा फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब मैं जो बोलूंगी एक शॉर्टकट बताऊंगी, पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, जो एक हमने कल क्वेश्चन किया था ना, इक्वल मास ऑफ H2N मीथेन, ये तो इक्वल मोल वाला था। इक्वल मास वाला में किसी बच्चे को कल डाउट हो रहा था ना, करवा दो। अरे बोलो, इक्वल मास वाला हो गया था या करवा दूं? क्या यस, करवा देती हूँ। ठीक है, इक्वल मोल में तो हमने क्या लिया, सिंपल एवरेज ले लिया। अगर बोल रहा है इक्वल मास ऑफ H2O2, H2 एंड CH4, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था। अब मान लो इसका भी मास W है और इसका भी मास W है ना, तो टोटल मास कितना हो गया, W प्लस W, 2W। और एवरेज मोलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, है ना। मोल्स कितना हो जाएगा, अगर इसका वेट W है तो इसका मोल कितना हो जाएगा H2 का, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। और इसका वेट कितना, इसका कितना मोल हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इसका 16 का। तो टोटल मास तो आपका क्या होगा, W प्लस W, दैट इज 2W। और टोटल मोल्स क्या हो गए, W/2 प्लस W/16, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 और 2W अपॉन 16, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करो इसको,
8W प्लस W, ये क्या हो जाएगा 32W अपॉन 9W, कितना हो गया 3.5 अप्रोक्सीमेटली। आगे बात समझ में? देखो एवरेज मोलर मास हमने निकालना है। एवरेज मोलर मास निकालना है जब हमारे पास इक्वल मास है H2 का और CH4 का। तो हम मान लेते हैं W मास है हमारे पास H2 का और W मास है हमारे पास CH4 का। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मास क्या हो गया W प्लस W, और टोटल मोल क्या हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो H2 का मोल हो गया W/2 और CH4 का कितना हो गया मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए W/2 प्लस W/16। हमने इसको सॉल्व कर दिया बस सिंपली। ठीक है, कभी भी अननोन आए इस केस में तो हमने घबराना नहीं है, अननोन कट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, एवरेज मोलर मास ऑफ ozonized oxygen is 36. Average molar mass of ozonized oxygen is 36. Calculate the percentage of oxygen in ozonized oxygen. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन? अब सुनो मेरी बात। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, सबको ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या है। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर, कहीं नीचे नोट करके लिख लो, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है ये। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन आ जाता है और बच्चों का ऐसे हवा निकल जाती है कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या आ गया। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज अ मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। देखो ओजोन कैसे बनता है, O2 से। जब 3O2 को हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बन जाता है 2O3। ठीक है, तो जब ये दोनों मिक्सचर में हमारे हो प्रेजेंट तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ये मैंने डबल हेडेड एरो इसीलिए दिखाया है क्योंकि इस मिक्सचर में कुछ O2 O3 बन रहा है और कुछ O3 वापस से O2 बन रहा है। मतलब इस मिक्सचर में हमारे पास ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। बात क्लियर है? ठीक है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। जैसे ओजोन बनता है O2 से O3, वैसे ही अगर O3 से O2 हमारे सेम कंटेनर में एक दूसरे चीजें बन रही हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में कौन कौन है। ओजोनाइज्ड, आप कर लोगे ये क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करके देखो। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में हमारे पास दो चीजें हैं, O2 है और O3 है। वेरी गुड, ठीक है। परसेंटेज कितना हो गया, नहीं O2 का परसेंटेज पूछा है, O3 का नहीं। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड। 75% होगा ये और 25% होगा ये। आपने कैसे किया है, इसका मास देखो, जो आपने किया है वैसे मैं एक बार करके बताती हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगी जो कि आपने फॉलो करना है। आप लंबा वाला मेथड अब नहीं यूज करोगे, ठीक है। यस वी कैन कन्वर्ट। जब ओजोन एनालिसिस होता है ना, ओजोन एनालिसिस, तब आप उसमें क्या कर सकते हो, ये आप आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है, कि ओजोन कैसे बनता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है। मोल कंसेप्ट में बस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन तक ही आता है, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब देखो आपने कैसे किया है, इसका मास आपको गिवन है कितना 36 और इसका मास आपको पता है 32,
और इसका मास कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो अगर मैं इसको x% मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x%। ठीक है, तो हम सिंपली फॉर्मूले में निकाल देते हैं कि x% है कितना 32 और 100 माइनस x% है कितना 48, तो उसका एवरेज आ रहा है 36। आपने इसको सॉल्व किया और आपकी x की वैल्यू आ गई, यही किया है ना, सबने यही किया होगा। अब एक मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, जो ट्रिक है उसको हम बोलेंगे नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन मेथड, तो नंबर लाइन हम बना लेते हैं एक, यहाँ पे जो दो चीजों में पूछ रहा है वो हम लिख देते हैं, O2 और O3 की बात हो रही है, हो रही है, ध्यान से सुनना। अब हमें एवरेज पता है कि एवरेज हमें गिवन है कितना 36। ठीक है, ये है O2, ये है O3, मतलब ये है आपका 32 मतलब O2 और ये है आपका 48 मतलब O3। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ O2, है ना। जब भी आपसे ऐसा पूछे कि परसेंटेज ऑफ O2 क्या है, तो आप देखो क्या करोगे, ये जो नंबर लाइन में O2 को छोड़ के इन दोनों का जो डिफरेंस है पहले हम बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 48 माइनस 36। ये ट्रिक है, परसेंटेज ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, जो एवरेज मोलर मास है माइनस दूसरे वाले का परसेंटेज। अगर O2 का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम O3 वाला माइनस करेंगे, माइनस 48, और नीचे हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब 32 और 48 का डिफरेंस कितना होता है, 32 और 48 का डिफरेंस कितना होगा 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 36 माइनस 48 मतलब 12, और ये कितना हो गया 16, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100, आपका आंसर आ गया कितना 75%, बस ये एक लाइन से। ठीक है, फिर से सुन लो ध्यान से, अगर मुझसे O2 का परसेंटेज पूछ रहा है तो मैं जो एवरेज वाला नंबर है माइनस O2 के अलावा जो है उसका डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 75% आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें आप ये वाला ट्रिक यूज करोगे, और कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आपने यही ट्रिक यूज करना है। चलो, एवरेज मोलर मास हमें गिवन है, एक सैंपल का क्वेश्चन है, आपने ये वाला ट्रिक यूज करना है। अभी मैं फिर से बताती हूँ एक और क्वेश्चन में, एक बार ट्राई करो, बाकी बच्चे करें, बाकियों को मैं समझा दूंगी। हमारे पास एक मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इसका एवरेज मोलर मास गिवन है 32। आपने परसेंटेज निकालना है CO का, ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है। जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करो, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको यहाँ पे फिर से बताती हूँ। देखो, ट्रिक ये है कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ O2 पूछ रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ O2 पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, जो दो चीजों का हमें मास गिवन है दैट इज O2 और O3, उसका लिख दूंगी 32 और कितना 48। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि एवरेज मोलर मास कितना है 36। ठीक है, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ O2 पूछ रहा है तो मैं एवरेज मोलर मास में दूसरे वाले का मास माइनस कर लूंगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ O2 मतलब एवरेज मोलर मास में माइनस मास ऑफ अदर वन, ठीक है, जिसका पूछा है उसका नहीं, मास ऑफ अदर, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों के मास का डिफरेंस इनटू 100। तो अगर मुझसे O2 पूछा है तो मैं एवरेज मोलर मास से O3 का डिफरेंस ले लूंगी। ठीक है, मतलब डिफरेंस में ले रही हूं, मतलब 48 माइनस 36 अपॉन ये डिफरेंस है, डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और डिफरेंस इन द बोथ द मास ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 32 इंटू 100। ठीक है, 75% आंसर आ गया। अब इसमें देखो
इसमें हमें एवरेज मोलर मास गिवन है। बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होता है? सही है, 75%। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास बताओ कितना होता है? 12 प्लस 16, 28। ठीक है, नंबर लाइन में मैंने 28 लिख दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है ना। और हमें क्या मास गिवन है? एवरेज मास गिवन है 32। मुझे परसेंटेज इसका पूछ रहा है, तो मैं इसमें से किसको माइनस करूंगी? इसको। मतलब 44 माइनस 32, और नीचे तो आपको इन दोनों का ही डिफरेंस लेना है। मतलब 44 माइनस 28 इंटू 100। ठीक है, तो 44 माइनस 32 कितना होता है? 12। और 44 माइनस 28 कितना होगा? 16। ठीक है, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3/4। और 3/4 का तो मतलब होता ही है 75%। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गया? आपसे कभी भी परसेंटेज में आपसे डिफरेंस पूछे, या आपसे एक का परसेंटेज पूछे और एवरेज गिवन है, ऑलवेज यूज दिस ट्रिक। डोंट गो फॉर एक्स वाई, वो तो आपका यूजुअल मेथड है ही, वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है और कैलकुलेटिव भी है। इसमें आपने सिर्फ डिफरेंस लेना है, जिसका एवरेज है माइनस अदर वाले का, और नीचे में उन दोनों का। देखो, अगर मैं एक रिएक्शन लिखती हूं सिंपल सा, कि ए प्लस बी दे रहा है हमें सी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये क्या है? 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, तो इसका क्या मतलब होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन is reacting with half mole of oxygen to give 1 mole of water। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब आपको पता ही है ना। जो ये स्टोइशियोमेट्री होता है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मतलब 1 है। ये जो स्टोइशियोमेट्री होता है, ये हमें क्या बताता है? इनके मोल्स का रेशियो। किसी भी रिएक्शन में इनके मोल्स का रेशियो बताएगा। कौन सा? जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं? मोलर रेशियो बताते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसी से हमारे कुछ लॉ बनेंगे जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेल-इज़ाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉस, और बहुत मतलब आपको तो ये लॉ एकदम आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए। अगर मोल कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है या कोई भी चैप्टर चल रहा है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये जितने भी लॉज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गेल-इज़ाक्स लॉ। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गेल-इज़ाक्स एक साइंटिस्ट थे, गेल-इज़ाक्स। ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया था, गेल-इज़ाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी चीज बोली थी उन्होंने। उन्होंने क्या बोला था कि जो भी गैसेस कंबाइन होते हैं आपस में, वो कंबाइन होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या दी थी? किसी भी फिक्स टेम्परेचर या प्रेशर पे अगर जो गैसेस कंबाइन होते हैं, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, जस्ट लाइक द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपने अभी देखा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। गैसेस गैसेस combine in simple whole number ratio, in simple whole number ratio। ठीक है, provided all the measurements should be done at constant temperature and pressure।
ठीक है। अब यहां से धीरे धीरे हम वो जो तीसरा फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसने क्या बोला कि गैसेस कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोवाइडेड मेजरमेंट्स किस पे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? देखो, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं अगर बोलूं कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस हमें देता है क्या, 2HCl गैस। ठीक है, HCl जो फॉर्म होता है, जब हम HCl बनाते हैं तो ओरिजिनली वो गैसियस फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं तो मैं क्या बोल सकती हूं कि 1 मोल ऑफ H2 is combining with 1 mole of Cl2 to form 2 moles of HCl gas। कोई दिक्कत है इसमें? सबको ये पता है? ठीक है, और इसने क्या बोला, ये तो मोल के टर्म्स में होगी बात। और गेल-यूज़ैक ने क्या बोला कि जैसे उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा वैसे ही उस जैसे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक उसी प्रकार इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में ये भी बोल सकती हूँ कि एक वॉल्यूम H2 का is combining with 1 volume Cl2 to form 2 volume of HCl at, सबसे इंपॉर्टेंट बात, at constant pressure and टेम्परेचर। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है तो जो गैसेस होती हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में, उसके वॉल्यूम्स के सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होती हैं। बात समझ में आ गई सबको? ये था किसका लॉ, गेल-यूज़ैक्स लॉ। अगली बार से जब भी कभी भी मैं सोते उठते जाते ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज गेल-यूज़ैक्स लॉ, या आगे के अभी हम जो 3-4 लॉज पढ़ने वाले हैं, अगर मैं पूछूं आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी लॉ पे आप आगे के फॉर्मूले या आगे का पढ़ाई जो भी है चैप्टर में वो करोगे। ठीक है, पहली बात ये कि गेल-यूज़ैक्स ने सिंपल बात ये बोली थी कि जो वॉल्यूम होते हैं गैसेस के जिसमें वो कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लॉ की तरफ। ये भी लॉ किसके लिए है, दिस लॉ इज फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, अब जब मैं दूसरे लॉ की बात कर रही हूं वो भी गैसेस के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ वो भी है, वो होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो नाम तो सुना होगा। ठीक है, उसी ने तो सारा काम खराब किया था, मोल उसी की वजह से आया। तो अगर मोल समझ में ना आए तो उसको पीट देना। ठीक है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। देखो इसने भी अपना ज्ञान दिया। इसने क्या ज्ञान दिया, इसने वही गेल-यूज़ैक्स ने जो बोला था ना उसी को अपने अलग लैंग्वेज में बोल दिया। उसने क्या बोल दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सिंपली उसने क्या किया, चीटिंग करी है गेल-यूज़ैक्स लॉ का, और इट इज फॉर गैसेस ओनली। ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर गैसेस ओनली। इसने क्या बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of moles under similar condition of temperature and pressure। अब तो आप लोग को याद भी क्या करना है, एक ही चीज याद करनी है, क्या इसका भी वही मतलब था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने वही बात बोली कि अगर 1 मोल ये है तो मतलब वॉल्यूम भी क्या है, 1 वॉल्यूम। अगर 1 मोल क्लोरीन है तो ये भी 1 वॉल्यूम। अगर 2 मोल बन रहा है हमारे पास HCl, मतलब वॉल्यूम कितना बन रहा होगा, 2 वॉल्यूम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
व्हाट? वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इसका इसका और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर का सेम होना चाहिए। आगे बात समझ में? लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है, क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट दे देता है कि गे-लुजैक्स लॉ का अलग स्टेटमेंट होता है और किसका? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का अलग स्टेटमेंट होता है। गे-लुजैक्स ने बोला था, सिंपली बोला था कि जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा, लेकिन उसने इसी को मॉडिफाई करके बोल दिया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो कभी भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल किसने बोला था? अगर ये क्वेश्चन आए तो किसका नाम लोगे? ये किसने प्रपोज किया था? एवोगैड्रो ने, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन कोई बोले कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ये किसने बोला था? चलो, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां से एक कंडीशन आती है किसकी? एसटीपी और एनटीपी की, ठीक है। एसटीपी और एनटीपी आपने नाम सुना होगा, और आपने आइडियल गैस इक्वेशन भी सुनी होगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बताओ? अब जो यहाँ पे जो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल रहा है ना, तो हम क्या करना, हमने क्या किया, हमने एक प्रेशर और एक टेम्परेचर की जो वैल्यू थी उसको स्टैंडर्डाइज कर दी। किसने की? आईयूपीएसी ने, ठीक है। और क्या किया उसने? उसने एसटीपी एक टर्म बोला, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और दूसरा टर्म बोला एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, लेकिन हमें अगर इन दोनों की वैल्यू बोले, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे कि एसटीपी की वैल्यू क्या है या एनटीपी की वैल्यू क्या है, तब तो हम इसकी ओरिजिनल वैल्यूज लेंगे। लेकिन हमें चाहे एनटीपी बोले या एसटीपी बोले, कैलकुलेशन में हमें एक ही वैल्यू यूज करनी है, दैट इज 22.4 लीटर्स। आरटीपी नहीं, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एसटीपी का कंडीशन क्या होता है? एसटीपी का कंडीशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं कह सकती हूँ कि 273 केल्विन एंड 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर, बार और एटीएम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो या तो हम 1 एटीएम भी लिख सकते हैं या फिर 1 बार भी लिख सकते हैं। बार ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो आईयूपीएससी ने बार को ही क्या बोला है? एसआई यूनिट, ठीक है। दूसरा आया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 298 केल्विन एंड टेम्परेचर प्रेशर वही रहता है, दैट इज 1 बार एंड या फिर 180, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे, इन दोनों कंडीशन पे एक मोल गैस, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो हम निकाल लेंगे बाय पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से, ठीक है। पी आपको पता है, वी आपने निकालना है, एन मैंने बोल दिया 1 मोल, आर की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी पता है। तो इस टेम्परेचर पे जो आपकी वी की वॉल्यूम आएगी एनटीपी पे, ठीक है, वी एट एनटीपी वो आता है 22.7 लीटर्स, और वी एट एसटीपी वो आता है 22.4 लीटर्स। नहीं, ये अलग, देखो ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। तो कंडीशन या तो सिर्फ एसटीपी की होगी या सिर्फ एनटीपी की होगी, ठीक है। पूरे रिएक्शन के लिए अगर मैं एसटीपी कंडीशन दूं, ठीक है, और दूसरे केस में अगर पूरे रिएक्शन के लिए एनटीपी कंडीशन दूं, तो चेंज कहां हुआ? वो तो सेम ही रहा, ठीक है। ये समझ में आगे बात? ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम एट एसटीपी हम कितना लेंगे? 22.4, ठीक है, और वॉल्यूम एट एनटीपी लेंगे 22.7। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। अगर टेम्परेचर केल्विन में है,
व्हेन टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है, और प्रेशर एटीएम में, वो आप गैसियस स्टेट में देखोगे। मैंने सिर्फ ये बोला कि ये वॉल्यूम की जो वैल्यू आई वो कहां से आई। एक्चुअली में ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है आप गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ने वाले हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आपने सिर्फ ये दो वैल्यूज याद करनी है, और वो भी सिर्फ जब आपको स्पेसिफिकली वैल्यू पूछे। लेकिन कैलकुलेशन में आपने हमेशा जो वॉल्यूम यूज करना है वो करोगे क्या, 22.4 लीटर्स, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके बुक्स हैं वो सारी पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 22.4 लीटर को लेकर ही किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन में हमेशा 22.4 लीटर यूज करना है। आरटीपी क्या होता है? व्हाट इज आरटीपी? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां से हम तीसरा फॉर्मूला पर आते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये है कि किसी भी आइडियल गैस की अगर बात करूं मैं, ठीक है, किसी भी 1 मोल आइडियल गैस, नहीं, आरटीपी इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं एट, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे एक लाइन लिखने जा रही हूं, क्या कि 1 मोल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज कितना लीटर, एसटीपी या एनटीपी, चलो एसटीपी लिख देते हैं। 1 मोल ऑक्यूपाइज कितना, 22.4 लीटर वॉल्यूम। आगे बात समझ में कि 1 मोल गैस एसटीपी कंडीशन में हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पे, 1 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। 1 मोल हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना एसटीपी पे ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल टीयर गैस, लाफिंग गैस, कोई भी गैस का नाम लू, 1 मोल अगर हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो इररिस्पेक्टिव, मतलब गैस कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। समझ में आ गई बात? 1 मोल गैस कोई सा भी हो वो एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बात खत्म, ठीक है। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं, इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला निकलेगा जो आपने फर्दर याद रखना है। याद क्या रखोगे, समझना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। सॉल्व करो इसको, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट था, मैं वही स्टेटमेंट यहां पे कॉपी कर रही हूं कि 1 मोल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, करंट नहीं है, 112 नहीं होगा, कैलकुलेशन कबीर सही है, ठीक है। 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4। 1 मोल गैस में ऑक्सीजन की बात कर रही हूं तो कितना ग्राम होगा ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4 लीटर, है ना, कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, 1 ग्राम कितना करेगा, 22.4 बाय 32 ग्राम,
तो 80 ग्राम कितना करेगा? 22.4 अपॉन 32 इंटू 80। ठीक है, समझ में आया इतना? लक्ष्य गलत जवाब, 66 नहीं 56 आएगा आंसर, क्योंकि ये आ जाएगा आपका, यहां से करोगे तो 2.5 आ जाएगा, है ना, 2.5 इंटू 22.4। ठीक है, तो अब ये मेरी बात देखो कि यहां पे क्या हो रहा है, जो ये चीज है इसको मैं अगर 80 को नीचे लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा आपका? आपका यहां से वॉल्यूम आ रहा है ना, तो वॉल्यूम आ रहा है, यहां पे देखना, वॉल्यूम आ रहा है कितना? 22.4 अपॉन 32/80। ये चीज क्या है? अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 32/80। 32/80 क्या है? 1/n है। ठीक है, तो v क्या लिख सकती हूँ? 22.4 अपॉन 1/n। ठीक है, तो v को अगर यहां लेकर आए और इसको इधर लेकर आए तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। यही आपका तीसरा फॉर्मूला। आगे बात समझ में है ना? फॉर्मूला है क्या? नंबर ऑफ मोल्स। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया यहां से वो आया नंबर ऑफ मोल्स। इस क्वेश्चन से हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया वो आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू जितना भी वॉल्यूम हमें निकालना है अपॉन 22.4। ये भी वॉल्यूम किस में होना चाहिए? इन लीटर्स, क्योंकि ये भी क्या है? डिनोमिनेटर में लीटर्स में। तो ये आ गया आपका तीसरा फॉर्मूला। और इसी के दो क्वेश्चन पार्ट्स अलग हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.2 mg ऑफ CO2। ठीक है, और तीसरा है आपका 640 kg ऑफ SO2। हमें वॉल्यूम निकालना है इसका। चलो फटाफट निकालो। ठीक है, ये कर